The Free Press, keeping press free and journalism clean. नमस्कार, आपका स्वागत है लोकसभा चुनाव 2019 पर चर्चा में। चुनाव का एक फेज़ भी ख़त्म हो गया है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल जो है पूरी तरीके से सत्ता को हासिल करने की कोशिश कर रहा है सांप्रदायिकता के सहारे। दूसरी तरफ हम कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी बहुत कमज़ोर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि कोई भी पार्टी जीते या कोई भी पार्टी हारे, इलेक्शन कमीशन पहले ही हार चुका है। और इसके साथ साथ एक जो चीज़ पहली बार हो रही है वो ये है कि सत्ता से सवाल को राजद्रोह बताया जा रहा है। लेकिन हम सवाल करते रहेंगे, हर वो सवाल हम उठाएंगे जो जनता से जुड़ा हुआ है। प्रेस की फ्रीडम बचाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, प्रेस की आज़ादी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि प्रेस फ्री रहे और फ्रीडम ऑफ प्रेस बनी रहे। शरद प्रधान जी आज हमारे साथ हैं, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, और हम उनसे उन विषयों के ऊपर बात करेंगे जो मौजूदा चुनाव में कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डाल रहे हैं या जो चुनाव में चर्चा का विषय बने हुए हैं। स्वागत है शरद प्रधान जी। शरद जी, हम जिस तरीके से चुनाव देख रहे हैं, हमने 2014, आपका तो एक लंबा अनुभव रहा है चुनाव देखने का, 2014 के चुनाव में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात कर रही थी, नौकरियों की बात कर रही थी, अर्थव्यवस्था की बात कर रही थी। इस बार सारे मुद्दे किनारे हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है और पाकिस्तान के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है। क्या वजह है कि ये सारे मुद्दे एक तरफ हो गए और सारी राजनीति जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमने लगी? देखिए, एक ऐसा है कि ये बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है और बड़ा हॉट सब्जेक्ट है और आज की तारीख में ज़रूरी है। और लेकिन क्या हो रहा है, देखिए 2014 पे अगर हम जाएं, 2014 में नरेंद्र मोदी की एक वेव थी और उसकी वजह से, और ये नरेंद्र मोदी को शायद इस चीज़ का एहसास था कि वेव चल रही है। सबको लगता था कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, मोदी सेंट्रिक इलेक्शन कहते थे उसको, उसमें कोई नहीं, वन मैन शो था। और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बड़ी स्ट्रांग थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, बहुत सी रीजंस थे, कुछ रीजंस वाजिब भी थे, तो लोगों की नाराज़गी और स्पेशली जो यूथ था कंट्री का, उसके दिमाग में बैठ गया कि भाई ये आदमी जो है मोदी, यही हमें निजात दिला सकता है। जो देश में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो कमियां हैं इस सरकार की, ये एक देश का मसीहा है। और आंख बंद करके कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस, रीजनल लाइंस, तकरीबन पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में इस कदर वोट पड़ा मोदी के अगेंस्ट फेवर में कि बीजेपी को अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री मिल गई। आज की डेट में बड़ा फ़र्क है और ये वजह थी जो इस तरीके की वेव थी। तो मोदी को और मुद्दे जो कि मोदी टाइप के लीडर्स बीजेपी के हमेशा जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं नॉर्मली, यानी कि सांप्रदायिकता और कम्युनल डिवाइड क्रिएट करने की, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें दिख रहा था। आज की डेट में ना तो वो वेव है, ना वो वैसा माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल, जो चीज़ें मोदी ने जो आश्वासन दिए थे, बहुत से तरह के प्रॉमिसेस किए थे यहाँ के लोगों, देशवासियों के लिए, पर्टिकुलरली यूथ के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के, और इस तरीके का एक माहौल क्रिएट कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि बस देश बदलने वाला है। 5 सालों में वो नहीं हो पाया, इसलिए बड़े सफाई से उन चीज़ों का जिक्र करना बंद कर दिया और वापस अपने ओरिजिनल स्टैंड पे आ गई, जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस वेल नोन है कि डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड, कौन सा डिवाइड? जो अंग्रेज़ों ने भी किया और आरएसएस उसमें बखूबी बहुत ज़्यादा पेश रहती है, उनको तो आदत ही है करने की। सोशल डिवाइड, कम्युनल डिवाइड उन्होंने इस तरीके का क्रिएट करके हिंदू मुसलमान को, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान लाके, और यूपी में ख़ास तौर से एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा दिया जो कि कम्युनल डिवाइड के अलावा जिसको कुछ आता ही नहीं, और वो ला करके उन्होंने सोचा कि यही एक तरीका है, नाम बदलो शहरों के, कहीं पे भी ज़रा सा इस्लामिक नेम से कोई कनेक्शन हो तो उसको बदल दो उठा के, जिससे लोग समझे कि बहुत बड़े हिंदुत्व का जागरण हो रहा है और सारे हिंदू एक हो जाएं। और जो कास्ट डिवाइड है
जिसका कि इन्हें बहुत ख़तरा हो गया था इस गठबंधन की वजह से एसपी बीएसपी के, वो उसके ऊपर ही ओवरराइड कर जाए कम्युनल डिवाइड, तो हिंदू के नाम पे सब जुड़ जाएं। इस उद्देश्य से इन्होंने ये राजनीति चली और उसको फिर एक सीमा तक ले गए। बड़ी पूरी आपस में बहुत से मामले, पहले क्या होता था कि मोदी खुद नहीं लेते थे इन चीज़ों का नाम, वो अमित शाह को और दूसरों को छोड़ देते थे और ख़ुद खामोश हो जाते थे ऐसे इश्यूज़ पे। जब वो देख के काऊ विजिलेंटे वाला प्रॉब्लम हुआ, अखलाक को लिंच किया गया, तो इन सब मुद्दों पे वो खामोश रहते थे, जिससे कि ये ना लगे कि उनका कोई रोल है, हो कहीं कहीं बीच में आकर के कुछ बोल दिया और ऐसा लगता था कि बैलेंसिंग फैक्टर वही है। आज की डेट में नहीं, सब अपने अपने तरीके से उस डिवाइड को और फर्म करने के में लगे हुए हैं। नतीजा क्या हो गया है कि उन लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो जो मूल मुद्दे थे, जिसकी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे लोग 2014 के बाद कि अब नरेंद्र मोदी आए तो ये करेंगे, उनका कोई नामो निशान नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये तब होता है कि जब आदमी सोच लेता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो डेस्परेशन दिख रहा है। इसका मतलब है कि मोदी वीक फुटिंग पे हैं। और ये याद रखिए कि वोट आज भी या मोदी के नाम पे है या मोदी के अगेंस्ट है, और बीजेपी का वोट नहीं है, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक से इस तरह की जीत हासिल नहीं करती जैसे कि बीजेपी ने करी थी 2014 में। वो जो वोट था वो दूसरे ज़रियों से आया था, दूसरी पार्टीज़ का वोट मिला था, और वही जो फ्लोटिंग वोट जिसे कहते हैं, उधर से लिया, इधर से आया, उधर से आया, जो फ्लोटिंग वोट है वो किसी का कमिटेड वोटर नहीं होता है और जीत वही हासिल कराता है। तो आज की डेट में इसमें कोई दो राय नहीं कि जो फ्लोटिंग वोट है वो नरेंद्र मोदी के लिए उसका वो उतावलापन नहीं है जैसा कि 2014 में था। इसलिए मोदी के लिए ज़रूरी हो गया है कि घूम फिर के डिवाइड क्रिएट करो। और जो आपने पाकिस्तान की बात करी, हाँ बिल्कुल सही कहा कि आज की डेट में मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि लोगों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है इस कंट्री में। एक वो हैं जो मोदी भक्त हैं और दूसरे देशद्रोही। अगर आप मोदी भक्त नहीं हैं तो आप देशद्रोही। शुरू में तो देशद्रोही थे आप खाली, आज आपको पाकिस्तानी कह दिया गया है। पहले ये आरएसएस बीजेपी वाले सिर्फ कोशिश करते थे कि मुसलमानों को ब्रांड कर दिया जाए एज पाकिस्तानी, लेकिन आज की डेट में वो और एक स्टेप आगे चले गए हैं। जो भी मोदी से सवाल पूछे या रूलिंग डिस्पेंसेशन से सवाल पूछे वो पाकिस्तानी। ये सोच रहे हैं कि शायद इससे इनको डिवाइड को फर्म अप करने में और उस डिवाइड के ज़रिए से वोट पोलराइज करने में इनको बड़ी जीत हासिल होगी। एक बड़ा अहम सवाल उठता है, आपने अभी योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, लार्जेस्ट स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं इंडिया के अंदर। अभी 2 बार उनको इलेक्शन कमीशन नोटिस सर्व कर चुका है। एक बार उन्हीं ने मोदी की सेना बता दिया इंडियन आर्मी को, और उसके बाद उन्हीं ने एक बयान दिया, थोड़ा कम्युनली सेंसिटिव था कि बीएसपी को अगर हजरत अली पे भरोसा है तो हमें बजरंगबली पे भरोसा है, उसके लिए नोटिस आया। इस तरीके के नोटिस इलेक्शन कमीशन देता रहता है मगर कोई फर्म एक्शन नहीं दिख सकता है। तो ऐसे में क्या फर्म एक्शन है, क्या एक्शन लिया जा सकता है इस तरह के लीडर्स के खिलाफ, और अगर लिया जा सकता है तो होता क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन आज भी उसके टीथ नहीं है, जैसे कहते हैं ना, एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अलावा नोटिस इशू करने के और वार्निंग्स दे देने के बहुत ज़्यादा उसके दायरे में है नहीं। फ़र्क पड़ता है कि उसी दायरे में रह के अगर टी.एन. शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो तो बहुत कुछ कर देता है। तो प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब कोई कमज़ोर शख्स बैठ जाता है। इतनी वो कोशिश करता है अपने आप को दिखाने की कि बहुत ऑब्जेक्टिव है, कुछ डिसीजंस बैलेंस्ड भी लिए हैं, लेकिन आम तौर पे वो अपने आप को खुद ही बांध लेता है रूल्स के इतने ज़्यादा दायरे में। ठीक है, रूल्स फॉलो होने चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि साहब हमारे पास इससे ज़्यादा हमारे अथॉरिटी नहीं है करने की। और नतीजा ये होता है कि जो गलत लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है। तो ये ज़रूरी है, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रेंथ दी जाए, जिससे आगे चल के कम से कम
अगर कोई करने वाला बैठा हुआ है तो कम से कम कर तो सके। फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो अभी इनकम टैक्स रेड्स के मामले में जिस तरह इलेक्शन कमीशन रिएक्ट किया है, उससे बड़ा ताज्जुब हुआ। जिस तरीके का इलेक्शन कमीशन का बैकग्राउंड है जो इलेक्शन कमिश्नर्स बनाए गए, उसमें लगता नहीं था कि वो ऐसे मामले में ये कहेंगे कि इनकम टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ऑब्जेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। उनका यही कहने का तात्पर्य है जो उन्होंने कहा गया है, उस पर बड़ी नाराज़गी दिखलाई। और सुप्रीम कोर्ट जो है भी उसमें आ गया है। तो ये मुझे लगता है कि इनको इलेक्शन कमीशन को और स्ट्रेंथ दी जानी चाहिए, चाहे वो आगे चल के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हो, जैसे भी हो, लेकिन देनी चाहिए जिससे कि वो और स्ट्रांगली एक्ट कर सके। अभी तो बड़ी मुश्किल है, आपने नोटिस जारी कर दिया, उसके बाद बैठे हुए हैं। हमने कम्युनलाइजेशन से बात शुरू की थी और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अब योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को नोटिसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सुप्रीम कोर्ट और इनको कहीं से कोई डिबार करे, कुछ करे, उतने दिन के लिए कैंपेनिंग से रोक दे, अब ये सब चीज़ें, ये स्टेप्स लेता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि कुछ इस तरीके का पॉसिबिलिटी है करने की, लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो जब और इलेक्शन कमीशन में जो भी सरकार मौजूदा सरकार होती है, उसको अपॉइंट करने का उसी के दायरे में होता, जहाँ तक है ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अमूमन जो भी पार्टी बैठी हुई है पावर में, वही तय करती है किसको बनाना है। हम लोगों ने बात शुरू करी थी कम्युनल पोलराइजेशन से, और इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, जो 3 नेता बीजेपी के बड़े हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मोदी हैं, खुद नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नाम पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है। अमित शाह खुद भी कम्युनल पोलराइजेशन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी एक रैली में कहा कि वो अगर उनकी सरकार बनती है 2019 में, तो वो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसमें वो किसी भी घुसपैठियों को भारत में नहीं छोड़ेंगे, सिवाय बौद्ध धर्म के मानने वालों को, हिंदुओं को, और इसके अलावा सिखों को वो रखेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे। सीधे माने थे कि मुसलमानों को निकाल देंगे। क्या लगता है कि एक तरीके से देश को बांटने की कोशिश हो रही है गद्दी हासिल करने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए? तो बड़ा स्पष्ट है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। और अमित शाह के बारे में जहाँ तक उनके कम्युनल अप्रोच का सवाल है, तो वो तो जग जाहिर है, सबको मालूम है कि उनको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं, उनको इसी के ज़रिए से पावर हासिल करनी है। और मेरे ख्याल शुरू से उनका यही उद्देश्य रहा है, और उनका बैकग्राउंड भी यही है, इसमें वो माहिर हैं इस काम में। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं मुझे लगती कि इस तरीके का वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, और खुल के कह रहे हैं। तो ये ठीक है कि वो ये रेफरेंस तो घुसपैठियों के लिए, इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए, लेकिन वो इसके ज़रिए से ये कन्वे करना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किस तरह से इन सबको अपने तरफ इकट्ठा रखना है, हमें मुसलमानों को एक तरफ किनारे कर देना है। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में कहा कि मैं जीत रही हूँ, लेकिन अगर मुसलमान भी वोट दें तो अच्छा होगा, और अगर मुसलमान मुझे वोट नहीं देते हैं और उसके बाद कोई काम करवाने आते हैं, मुझसे कोई सिफारिश करवाने आते हैं, तो मैं नहीं करूँगी। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या मेनका गांधी कोई धमकी देना चाहती हैं? खुलेआम धमकी दे रही हैं। अब मेनका गांधी की मजबूरी ये है कि वो अपने बेटे के लिए सेफ़ सीट, पीलीभीत ज़्यादा सेफ़ सीट थी, तो इस वजह से उन्होंने उसको वहाँ शिफ्ट किया, और मजबूरी में वो सुल्तानपुर आई हैं। कहने को तो ठीक है कि उनके पति संजय गांधी थे और वो वहाँ से पहला इलेक्शन लड़े थे अमेठी से, और क्योंकि उनकी वो कर्म भूमि थी, तो सुल्तानपुर का ही हिस्सा था अमेठी एक ज़माने में, अब तो अलग ज़िला हो गया। तो ये दिखा कहने को तो वो है, लेकिन उन्हें मालूम है कि उनके बड़ी भारी चुनौती है। संजय सिंह जो अमेठी के राजा भी हैं, जो पुराने राजवाड़े होते थे उसके, तो उनकी अपनी एक हैसियत है वहाँ पे, और सुल्तानपुर में अच्छी पकड़ रही है, इलेक्शन भी जीत चुके हैं वहाँ से, अमेठी से तो जीते ही थे। तो उनको ये लगता है ये मेनका को कि उनकी कुर्सी डामाडोल है, उनकी जीत का उन्हें खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। जो इस तरह की बातें वही करता है, और उन्होंने पहले भी कम्युनल डिवाइड वाली बातें बहुत करी हैं, और अब इस तरीके से कह कर के वो और दर्शा रही हैं। मुझे लगता है वो अपनी वीकनेस, उन्हें लग रहा है कि सीट जा रही है उनके हाथ से, तो अब उसको ये कह देना, अभी से कह देना कि मुसलमानों ने वोट नहीं किया और मुसलमान नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, ये तो सरासर धमकी है।
और ये मुझे लगता है इसका तो इलेक्शन कमीशन को सीरियस कॉग्निसेंस लेना चाहिए कि ये कह देना कि हमारे पास आएंगे और उनका काम नहीं करेंगे, अगर इन लफ्ज़ों में कहा है तो बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। और ये खाली पार्लियामेंट्रियन है भी, हाँ अभी सिटिंग में MP हैं वो, और इस तरीके की बात कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक इस तरह की तो बात मेरा ख्याल अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी नहीं करते हैं। तो मेनका गांधी का फ्रस्ट्रेशन तो शुरू से बहुत रहा है, जब से वो नेहरू परिवार से उनको एक तरीके से आउटकास्ट कर दिया गया था इंदिरा गांधी के ज़माने में, और फिर उन्होंने हमेशा बीजेपी टाइप ऑफ लोगों का सहारा लिया, फिर मुस्तकिल सालों तक वो लड़ती रही, लेकिन अंदर अंदर उनमें वो एरोगेंस भी है। और बात उनसे करिए तो ये भी एक तरफ ये भी कहना चाहती हैं आई एम ऑल्सो अ गांधी, बड़े एरोगेंस के साथ कहती हैं। लेकिन ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ गेटिंग मैरिड इन दैट फैमिली वो हैं गांधी, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये जाहिर करते हैं कि उस फैमिली के उसूल और जो ट्रेडिशन रहा है उस फैमिली का, देश के मेन स्ट्रीम में जो कम्युनल हार्मनी की बात कही जाती है, जो रियल सेंस में जो महात्मा गांधी से इनहेरिट करी नेहरू एंड गांधी फैमिली, उससे वो कोसों दूर है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से कॉमनल लाइन के ऊपर इलेक्शन ले जाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो वादे किए थे वो उसको पूरा नहीं कर पाए, और अमित शाह जिस तरीक़ा की भाषा बोल रहे हैं वो स्वाभाविक रूप से हमेशा ही इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते रहे चुनाव में। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने रेस की वो ये कि जब भी कोई लीडर, चाहे आज का मेनका गांधी का बयान हो कि वो मुसलमानों का काम नहीं करेंगे अगर मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, या योगी के जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन को, ताकि हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। शरद जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।